नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं मुंबई से प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से अभिषेक हैं। तो बाजार पर आज सुबह जो हम एक कॉल ले रहे थे कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा, और अब आप देखें तो वहां से क्रैक जो हुआ 21,500 को रीच के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स और ज्यादा कमजोर हैं, और ये सुबह हमारे एक्सपर्ट्स भी व्यू यही बता रहे थे कि बैंक निफ्टी पर एक फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी पर थोड़ा सा व्यू चेक कॉशियस था, लेकिन बैंक निफ्टी पर एक यूनानिमस सा व्यू था कि वहां कमजोरी दिख सकती है, और आपको एग्जैक्टली वही दिखा है। सारे लार्ज कैप बैंक्स से आपको ये बड़े ड्रैगर्स रहे हैं, और इनफैक्ट मिड कैप पीएसयू बैंक्स भी जहां जहां भी थोड़ी डिसअपॉइंट हुई है वहां पर बाजार उन्हें अच्छा खासा पनिश कर रहा है। बंधन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स आप देखिए, पीएनबी, इनफैक्ट बीओबी में तो थोड़े से कमजोर लोन ग्रोथ देखने को मिली, बिजनेस अपडेट्स थोड़े वीक आए, तो उससे भी 3-3.5% की पनिशमेंट मिल रही है। इनफैक्ट आज सारे बैंक्स में, और शुक्रवार को जिस तरह का ट्रेड दिख रहा था, एक डाइवर्जेंसी दिख रही थी प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स में, लेकिन आज सारे बैंक्स का कंट्रीब्यूशन आपको नेगेटिव साइड पे बाजार को नीचे खींचने की तरफ दिख रहा है। और बैंक्स इस वक्त बड़े कल्प्रिट हैं कि आप निफ्टी पर भी लगभग 150 पॉइंट का फॉल देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी पर भी हम काफी चल भी चुके हैं इंडेक्स के लिहाज से। इसलिए क्या ये एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग है, कौन से लेवल्स तक जाकर एक बाउंस बैक आ सकता है, या फिर कौन से बड़े सपोर्ट टूट सकते हैं, इस पर बात होगी। सुबह 21,500 को टूटने की बात, अगर 21,500 टूटता है तो जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा भी ये कह रहे थे कि हम फर्दर और बड़ा फॉल देख सकते हैं इंडेक्स पर। जनवरी मंथ वैसे भी सीजनैलिटी के लिहाज से हिस्टोरिकली आप देखें तो हमेशा वॉलेटाइल रहता है। तो अब यहाँ पर अगले बचे 1 घंटे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या यहाँ से थोड़े शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट करके जाने चाहिए, या फिर री एंटर करने के मौके ढूंढने चाहिए, बाजार बाउंस बैक कर सकते हैं? इन सब पर चर्चा होगी। अभिषेक भी है हमारे साथ, अभिषेक से भी बात करते हैं, और वो गेस्ट से भी बात कर रहे हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, थोड़ा सा माहौल कॉशन वाला ज़रूर हो गया प्रियंका, जैसा कि आप बता भी रही थी, और 21,500 की बातचीत हो रही थी। अब देखिए 21,600 पे अच्छा सपोर्ट था, वो टूट गया। 21,500 पे मजबूत सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो बाजार कितना नीचे जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि आज दिन के ऊपरी स्तर से निफ्टी अगर हम देखें तो तकरीबन 2 से सवा 200 अंक नीचे है, और जो स्टॉक्स कम से कम इंडेक्स को मैनेज करने का या फिर सपोर्ट देने का काम करते हैं, वहां से समर्थन नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एलएनटी, आईटीसी, एसबीआई, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कंजम्पशन वाला जो प्ले है वहां पर हम देख रहे हैं कि चूंकि अपडेट्स Q3 की कमजोर आए थे, उसके चलते वहां पर पिटाई हो रही है। कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो थोड़े से टिकने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पावर वाले कुछ स्टॉक्स आपको दिखेंगे, ऑटो के स्टॉक्स बड़े सेलेक्टिव हैं, वहां पर भी कोई एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग किसी सेक्टर स्पेसिफिक आज के सत्र में हम देख नहीं रहे हैं, और वो इंडिकेट कर रहा हमें एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी। तो बाजार की स्थिति ये है। लेकिन आखिरी घंटे की चलिए आपको तैयारी करवा देते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं अभिषेक जैन, और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल नजरिया शेयर करने के लिए बाजार पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल जैन, सुमित मूलचंदानी और राहुल घोष। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत राहुल आपसे करना चाहेंगे। 21,500 की बातचीत हो रही है, और हम देख रहे हैं कि अब दिन के निचले स्तर पर बाजार है, पौने 200 अंक नीचे है। क्या आपको लगता है, या इस बात की संभावना आपको दिख रही है कि 21,500 ब्रेक हो जाएगा? अगर हाँ, तो फिर कितने तक के नीचे के दायरे खुल जाएंगे? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो 21,500 पे अच्छी क्वांटिटी ऑफ पुट राइटर्स हैं, तो 21,450 अगर डिसिसिवली टेकआउट होता है तो एक और 200 पॉइंट आपको नीचे के साइड में मिलेगा। मोर देन निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, तो बैंक निफ्टी तो शॉर्ट करने की मैं सलाह दूंगा। 48,000 के आसपास, 47,600 के आसपास चल रहा है, 48,000 के आसपास, 47,800, 47,900 अगर आपको मिल जाए शॉर्ट कीजिएगा बैंक निफ्टी। 48,500 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और 47,000 का टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली इज द वीकर इंडेक्स अमंग द टू। ठीक है, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर ये भी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,500 के भी हमने स्तर हाल फिलहाल देखे थे, और अब 47,500 के आसपास निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। एक काम करते हैं, एक जरा फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में जब ऐसी थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति होती है तो निवेशकों के मन में दुविधा पैदा हो जाती है। अभिषेक, आज की कमजोरी इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब चूंकि सामने इवेंट्स खड़े हैं, रिजल्ट है, उसके बाद बजट पर फोकस चला जाएगा, क्या करना चाहिए बाजार में आपके हिसाब से? मेरा व्यू ये है कि अभी हम बोल रहे थे कि ये मार्केट्स में बहुत, जैसे FY
कैलेंडर ईयर 23 सबके लिए रहा है, कैलेंडर ईयर 24 थोड़ा चैलेंजिंग रहना चाहिए, स्पेशली स्मॉल कैप और एसएमईज में, जहाँ पे जो रैली देखी गई है वहां पे बहुत कॉशियस होना चाहिए। पैसा बनाना बहुत मुश्किल रहेगा, मेरा ये मानना है कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं रहना चाहिए। ऑल्सो स्टॉक फंडामेंटली भी देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत सारी चीजें डिस्काउंट्स कर ली है राइट नाउ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी नया हाई बनाएगा, बट इलेक्शन तक, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज शुगर स्टॉक्स का राइट नाउ गवर्नमेंट ने प्राइजेस कम करने के चक्कर में वहां पे कर्व लगाया इथनॉल पे, और पूरे सेक्टर की तेजी खत्म हो गई है। तो रेगुलेटेड सेक्टर है, तो काफी ज्यादा मेरा आपको आपको थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन जस्ट बाइंग एनीथिंग, बिकॉज पिछले 8-9 महीने में पैसा बनाना बहुत अच्छा है। हम हमारे और सभी इन्वेस्टर्स ने पैसा इवन 2x 3x और 50 कम से कम 30-40% तो बनाया ही है। तो ये एक बुल मार्केट है, लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म मेरे को यहाँ से लिमिटेड अपसाइड दिखती है। शॉर्ट टर्म लिमिटेड अपसाइड दिखती है और पैसा बनाना आसान नहीं होगा, यानी बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको चूज करने होंगे। ठीक है, ये एक व्यू आ रहा है। अब आज के लिए क्या करना चाहिए? क्या पैसा शॉर्ट करके बनाया जा सकता है? राहुल को तो यहाँ से शॉर्ट के मौके और दिखते हैं बैंक्स पर, तो स्टॉक्स कौन से होंगे? ये तो इंडेक्स के लिए हुआ। अंशुल भी हैं और सुमित मूलचंदानी भी हैं, उनसे भी समझना है। सुमित, क्विकली गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे जो आप यहाँ से इनिशिएट करेंगे? हाय, गुड आफ्टरनून। तो मैं अभी भी यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट देख रहा हूँ, तो जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और ये प्योरली एक कैश बेस रहेगा, डिलीवरी बेस रहेगा। तो जो पहला स्टॉक है वो रहेगा श्रीराम फाइनेंस। देखिए, एक बढ़िया सा चैनल बना हुआ था, हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन था। आज ये चैनल का भी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 2210। यहाँ पे आप बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100 फॉर द टारगेट ऑफ 2385 एंड 2545। जो दूसरा स्टॉक है वो है एमएमटीसी का। देखिए, एमएमटीसी अभी भी आप देखेंगे तो 5% प्लस है। मॉर्निंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का था, थोड़ा सा रब ऑफ आया है, लेकिन लग रहा है कि ये यहाँ पे अभी भी अपना एक यू बॉटम कैंडिडेट है और प्रीवियस हाई की तरफ स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। तो 67 का स्टॉक करंट मार्केट प्राइस है। 58.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 7750 एंड 84.50। ओके, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस और एमएमटीसी, ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको बाय की रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं इस बाजार में, जहां आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। राहुल, आपके ट्रेड्स कैसे हैं? फिर क्या आप बैंक्स को शॉर्ट कर रहे हैं? तो क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ज्यादा हैं? कैसे प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त? तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो जिसका इतना स्टेलर रैली हुआ है, उसमें पहले शॉर्ट साइन सिग्नल्स आ रहे हैं, बट कंफर्मेशन नहीं आया है। तो वो कन्वीनियंस शॉर्ट करने के लिए अभी तक मुझे नहीं आ रहा है। 1 या 2 दिन का फॉलो थ्रू देखने के बाद ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक लॉन्ग ट्रेड देना चाहूंगा एचईजी में, बट थोड़ा कंडीशनल बाय है और थोड़ा नीचे के लेवल पे बाय है, क्योंकि बाय जोन जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो एचईजी लॉन्ग कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड ऑन द स्टॉप लॉस। या सो एचईजी लॉन्ग कर सकते हैं, करंट 1810 आई बेग योर पार्डन पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा 1735 और टारगेट होगा 1900। कैपिटल गुड्स के स्पेस के ग्रेफाइट के जो स्टॉक्स हैं, इनमें हमने देखा भी है स्ट्रेंथ बनी भी है। इस बीच एक बार फिर से मार्केट्स को चेक करते हैं, तो आप फर्दर स्लाइड देख रहे हैं और इनफैक्ट अब हम 21,500 के और नियर हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी में लगभग 750 पॉइंट्स की आपको गिरावट दिख रही है, फॉल दिख रही है। आप लेकिन शॉर्ट करने की जो बात कर रहे थे राहुल, वो यहाँ से थोड़ा सा इंच बैक होने के बाद शॉर्ट करेंगे, डायरेक्टली इन लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच अंशुल कैसे स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं? अंशुल, आपके ट्रेड्स? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून। देखिए, बैंक निफ्टी एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया, राइजिंग ट्रेंड लाइन डेली चार्ट के सपोर्ट पे। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 100-125 पॉइंट की डाउन मूव के बाद बैंक निफ्टी में बाउंस आएगा। तो और बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखें तो अभी भी सेलेक्टिव काउंटर्स में तेजी बनी हुई है, जहाँ ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। और मैं पीछे 3-4 महीने से कहता रहा हूँ, जहाँ निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं स्टॉक्स, केवल वहीं लॉन्ग करना चाहिए। तो आज पहला मेरा बाई कॉल रहेगा जीटीपीएल पे। यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है, और इसमें जो एक ब्यूटीफुल चीज है देखने की, वो है हैंडल में 5 हफ्ते ऐसे रहे हैं जहाँ एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट 3x वॉल्यूम हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन है। 205 रुपए पे बाइंग रहेगी, 195 का स्टॉप लॉस रहेगा,
और 235 का टारगेट रहेगा। और दूसरा मेरा बाई कॉल रहेगा सतलज टेक्सटाइल पे। अभी शो के स्टार्टिंग में आपने कहा था कि टेक्सटाइल्स में तेजी दिख रही है और लगभग सभी स्टॉक्स चल चुके हैं। सतलज टेक्सटाइल लास्ट टाइम जब मैंने रिकमेंड किया था बेस से इसका ब्रेकआउट आया था और उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके आज वापस से फॉलो थ्रू मूव आ रहा है। तो 65 पे बाइंग रहेगी, 62 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 1.5 से 2 हफ्ते का अगर समय देते हैं तो यहाँ पे 15% की रैली लेके 75 का टारगेट रहेगा। तो एक टेक्सटाइल में बहुत तेजी दिख रही है और ये हमारी टॉपिक रहेगी। स्टाइल में चमक है और उस चमक का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अंशुल की नज़र भी वहाँ पर है। सतलज टेक्सटाइल्स, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज बाकी जो भी आप टेक्सटाइल कंपनीज देखेंगे उसमें आलोक इंडस्ट्रीज़ तो खैर अपने रीजंस के चलते चल रहा है, रिलायंस उसमें पैसे डाले हैं कुछ दिनों पहले, लेकिन ट्राइडेंट में भी तेज़ी है। सतलज में आपके लिए मौके बनेंगे, 75 का लक्ष्य है, 62 रुपये का स्टॉप लॉस, ये 2 शेयर आपके लिए। लेकिन इस कमजोरी के बाजार में हमारे ऑप्शंस के जो खिलाड़ी हैं उनकी नज़र कहाँ पर है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन। kushbohra.com के कुश बोहरा हमारे साथ हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। बाजार हालांकि देखिए अब दिन के निचले स्तर के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, 21,500 संकट में है। आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन सी ट्रेड आप सुझा रहे हैं? इंडेक्स वाली ट्रेड है या स्टॉक्स वाली ट्रेड है? जी हाँ अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल, आज का जो हमारा ऑप्शंस के चैंपियन का जो ट्रेड है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। बजाज फाइनेंस में एक लंबी अवधि के डाउनफॉल के बाद स्टॉक में जो हमने कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था वो अभी भी सस्टेन हो रहा है और ऐसा मार्केट जिसमें इतना प्रेशर है उसमें भी स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है एंड इज गेनिंग मोर स्ट्रेंथ। तो हमारा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस का 7,800 का कॉल ऑप्शन, करीब 150 रुपए के आसपास बाय करें। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं ये 190 एंड 230 के हैं और 110 को अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। अब टारगेट और प्रॉफिट के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 5,000 का लॉस पोटेंशियल है। तो बजाज फाइनेंस का 7,800 का कॉल ऑप्शन आज का हमारा सुझाव रहेगा। ठीक है, शुक्रिया कुश। बजाज फाइनेंस 7,800, 7800 वाली कॉल खरीदनी है आपको 150 रुपये के भाव पर। लक्ष्य 190 रुपये पहला और दूसरा 230, स्टॉप लॉस 110। ये चुनिंदा उन शेयरों में शामिल है निफ्टी की जहां पर आज के सत्र में आपको तेजी दिखेगी, आधे % ऊपर, लेकिन ये शेयर ऊपर आपको ज़रूर दिखेगा। लेकिन F&O ट्रेडिंग को लेकर रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये के आसपास का। तो बहुत ध्यान से सोच के समझ के अपने रिस्क को एनालाइज करके आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बाजार पर एक नज़र फिर से डालेंगे क्योंकि ट्रेड से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सेफ रहें, और सेफ तब रहेंगे जब आपको बाजार की स्थिति का आपको भली भांति आपको अंदाज़ा होगा। गिरावट और बढ़ गई है, 21,500 के आसपास अब निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। तो आज शुरुआत ठीक हुई थी, ठीक शुरुआत को बाजार सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाया और पहले घंटे में ही हमने देखा कि सारी की सारी तेज़ी वो रिवर्स हो गई। सेंसेक्स की बात करें तो 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त सेंसेक्स में हमें देखने को मिल रही है। और आज बाजार का मूड जो सबसे ज़्यादा जो ख़राब कर रहा शेयर वो है SBI का, करीब 2.25% के आसपास की नरमी। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो बाकी केमिकल वाले स्पेस में आज हम बिकवाली देख भी रहे हैं, उसमें UPL लीड कर रहा है निफ्टी की गिरावट को 3-3.5% के आसपास की तेज़ी के साथ। रेस्पाइट की बात करें अगर तो IT में HCL टेक, एनर्जी बास्केट की अगर हम पूरा बात कर लें तो पावर ग्रिड, ONGC, BPCL ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। NTPC में भी हल्की सी ये तेज़ी है। बजाज ऑटो की आज बायबैक पर फैसला आना है, क्वांटम क्या होगा, भाव क्या होगा, उसके पहले हम देखने की थोड़ी सी तेज़ी के साथ ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और बाकी बजाज फाइनेंस पर भी ट्रेड कुछ ने दिया, वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर अपडेट्स ख़राब आए थे वो शेयर टूट रहे हैं। केमिकल, एग्रो केमिकल, वहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और हिंद कॉपर वहाँ पर भी गिरावट है। तो गिरावट वाले शेयर बहुत ज़्यादा हैं। क्या शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए? PVR हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की गिरावट है। अंशुल, अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई शॉर्ट का सौदा
जहां बिकवाली करके पैसे बन जाए, कुछ आपको दिख रहे हैं या फिर अभी थोड़ा सा रिस्की होगा कुछ प्रेडिक्ट करना? देखिए, बैंक निफ्टी अगर देखें तो डेली चार्ट पे जो है ना, राइजिंग ट्रेंड लाइन का एकदम सपोर्ट खड़ा है और हम 20 डे मूविंग एवरेज पे आ गए हैं डेली चार्ट के। और जनरली 20 डे मूविंग एवरेज बड़ा सपोर्ट होता है, तो मैं यहाँ से बैंक निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट नहीं दूंगा, और बल्कि मुझे एचडीएफसी बैंक में एक फेड लो की फॉर्मेशन दिख रही है, यानी बेयर लेट शॉर्ट्स जो हैं वो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं एचडीएफसी बैंक में बल्कि एक एग्रेसिव बायर रहूंगा। 1672 के पास चल रहा है, 1675 निकलता है तो एचडीएफसी बैंक में मैं एक लॉन्ग ट्रेड करूंगा 1700 के व्यू के साथ, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज, वो भी राइजिंग 20 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी यहाँ पे कतई शॉर्ट नहीं बनेगा, यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। और राहुल जी ने जो स्टार्टिंग में कहा था कि 47,900 तक बाउंस आता है तो शॉर्ट करना चाहिए, इसी बाउंस बैक के लिए मैं लॉन्ग प्ले करना यहाँ से पसंद करूंगा बजाय शॉर्ट के। अंशुल, इंटरेस्टिंग व्यू कमिंग अप। क्या आप मिल रहा है कि आप अग्रेसिव बायर होंगे एचडीएफसी बैंक में, वो ऐसा स्टॉक जिसकी सबसे बड़ी वेटेज होती है बैंक निफ्टी में, और जबकि हम बैंक निफ्टी को काफी वीक दिख रहे हैं, तो यानी यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं एचडीएफसी बैंक से आ सकती है। ठीक है, लेकिन इस बीच कहाँ कहाँ न्यूज़ का मोमेंटम है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ऐसी कुछ खबरें इंश्योरेंस स्पेस से अनुराग हम तक लेकर आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में नारायण हृदयालय उतरने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में कंपनी काम शुरू करेगी और बीमा रेगुलेटर आरडीए से मंजूरी भी मिल चुकी है। एक बार अनुराग से और डिटेल ले लेते हैं। क्या अनुराग ये प्योर प्ले में होंगे? डिटेल्स और शेयर करें। देखिए, नारायणा हेल्थ को इंश्योरेंस ऑपरेशन शुरू करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए से मंजूरी मिल गई है, और इसके साथ साथ तो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 18 और एप्लीकेशन जो है वो आईआरडीए के पास पेंडिंग पड़े हैं वेरियस स्टेजेस पे, R1, R2, एनओसी स्टेजेस पे। 18 और कंपनियां हैं जिनको हम देखेंगे आने वाले दिनों में इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। और इन 18 में जो 4 लाइसेंस है वो स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लाइसेंस है जो कंपनियों ने मांगे हैं। इसमें गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, लूप हेल्थ इंश्योरेंस, ओ केयर हेल्थ इंश्योरेंस और प्रूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार के लिए लाइसेंस मांगा है। नारायणा छठी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी। और जिस तरह से पिछले साल इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा नियमों में बदलाव किया गया था और जिसमें कहा गया था कि एक कॉर्पोरेट एजेंट है यानी बैंक है, वो 9 लाइफ इंश्योरेंस, 9 हेल्थ इंश्योरेंस और 9 जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप कर सकता है। लेकिन अभी भारत में 6 इंश्योरेंस कंपनियां ही हैं, तो कॉर्पोरेट एजेंट्स के लिए भी मौके हैं, क्योंकि 9 तक की छूट है रेगुलेटर के द्वारा ही दी जाती है। और जिस तेज़ी से लाइसेंस दिया गया है, जुलाई के अंदर नारायणा हेल्थ ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और दिसंबर अंत में नारायणा हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। तो ये चीज़ ये भी बता रही है कि किस तरह से जो आने वाले दिनों में हमको नई कंपनियां देखने को मिलेगी ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, क्योंकि 18 लाइसेंस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं रेगुलेटर के पास और उसमें 4 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस है। और स्टैंडअलोन हेल्थ के अंदर भी कोविड के बाद जिस तरह से प्रीमियम ग्रोथ दिख रही है, उस वजह से ज़्यादा कंपनियों का इसमें दिलचस्पी बन रही है। और आवेदन है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, अभी तो नारायण हृदयालय पर चले फोकस होगा, यानी इंश्योरेंस कारोबार में और कंपनियां भी आ सकती हैं, कई कंपनियों की आर्म्स हो सकती है और कई जगहों पर ये प्योर प्ले भी हो सकता है। शुक्रिया अनुराग ये सारी अपडेट देने के लिए। एक बार नारायण हृदयालय को डिस्कस भी कर लेते हैं। बाजार जब थोड़ा सा टिल्टेड है तो सुमित, अगर तो क्या डिफेंसिव में और स्पेशली हॉस्पिटल काउंटर चले नारायण हृदयालय के पास, तो एक रीज़न भी रहेगा कि एक नए इंश्योरेंस कारोबार के लिए इनको मंजूरी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आप इस स्टॉक पर एक बार चार्ट चेक करके हमें बताएंगे कि हाँ यहाँ से बाइंग जोन में है, खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बनाया हुआ था, गैप अप हुआ था लास्ट मंथ और उसके बाद एक बेस बनाया हुआ है। तो 1147 का मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस कर सकता है। हालांकि इतना स्पीड मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर ओवरऑल किसी का नजरिया है 2 से 3 महीने का, तो बिल्कुल एक होल्ड की सलाह रहेगी। 1270 का जो आज एक हाई है और आप देखेंगे तो पिछले महीने का भी ऑलमोस्ट ये 1270 1280 का ही जोन था जो रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल 1270 के ऊपर ये स्टॉक ऊपर अपसाइड का मोमेंटम बना सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 1400। जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है, आप यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का 1160 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके खड़े रहिए। ठीक है, ये तो बात हुई नारायण हृदयालय पे। अभिषेक से समय लेता। अभिषेक,
अगर ये आप जब बता रहे हैं कि पैसा बनाना मुश्किल भी होगा और यहाँ से थोड़ा लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है, लेकिन जिन स्टॉक्स में अच्छी आज सेलिंग है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको एक्यूमुलेशन के लिए? आज कई सारे केमिकल स्टॉक्स पे पिटे हैं, हालांकि केमिकल स्टॉक्स में वो जो एक मोमेंटम था वो सिर्फ दिसंबर तक का ही था, क्या फ्रिजल आउट भी हो गया? कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आपको इस स्पेस में? केमिकल में अभी मेरे को लगता है कि अभी भी कम से कम एक को और क्वार्टर का अभी चैलेंजेस रहेंगे राइट नाउ। अगर देख रही हैं तो मेरे को लगता है कि अगर आपको लेना है तो अभी केमिकल में थोड़ा रुकना चाहिए। आई थिंक एट क्लोज टू 300 लेवल, जैसे विष्णु केमिकल हो गया या दीपक नाइट्रेट हो गया, कम से कम 10% करेक्शन पे अभी भी जितना हमने चैनल चेक किया है वहां पे भी अभी भी प्राइसिंग प्रेशर है राइट नाउ। आप थोड़ा रुक के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्सपोर्ट डेटा भी इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं आया है, अभी हम देख रहे थे आज एक्सपोर्ट डेटा को भी। तो कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरिन और के एक्सपोर्ट्स नंबर्स में क्वार्टरली एक्सपोर्ट्स देख रहा था तो वो नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए। तो आप लेना चाहें तो थोड़ा सा रुक के लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे को लगता है कि इसमें अभी भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी यानी वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं हुए और नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर केमिकल कंपनीज। तो अगर आपको लेना भी है तो थोड़ा सा 10-20% लीजिए। उसके अलावा नीचे मेरे को नहीं लगता है कि उससे ज्यादा इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो एक हमारा व्यू है कि अगर आप ले थोड़े से नीचे के लेवल पे अभी केमिकल कंपनीज में ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करनी चाहिए केमिकल में। आपको मौके आगे मिलेंगे अभी ठीक ठाक। अंशुल, आपसे ज़रा एक व्यू चाहेंगे ट्राइडेंट के शेयर पर। हालांकि आपने इसी स्पेस से सतलर टेक्सटाइल को चुना था। ये शेयर अब 2 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। 46-47 रुपये के आसपास का भाव है और ठीक ठाक में रफ्तार देखिए। क्या ये भी तो रडार पे आपके आया होगा इसको ना चुनने की वजह? और अगर किसी को देख के अगर किसी को लालच आ रहा हो तो आपकी रणनीति क्या होगी इसमें? जी अभिषेक जी, ट्राइडेंट ना चुनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये 2 दिन में स्टॉक चल चुका है। हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को 30-32 के रेट में रिकमेंड किया था विद अ व्यू ऑफ 55 रुपीज, और सतलज उस अनुपात में चला नहीं था, इसलिए मैंने सतलज अभी लेटेस्ट में सेलेक्ट किया क्योंकि वहां बेस ब्रेकआउट आ रहा है। बट ट्राइडेंट हमने अपने क्लाइंट्स को 30-32 की रेंज में रिकमेंड किया है। 55 हमारा टारगेट है जो प्रोबेबली इस वीकेंड तक टेस्ट हो जाना चाहिए। और पूरे अगर स्पेस में देखें तो टेक्सटाइल बहुत तेज है। एक मोरारजी सुबह हमने अपने क्लाइंट्स के साथ वेबिनार में डिस्कस किया था, वो भी 20% सर्किट में है। इसके अलावा एक शेयर है एक्जिटा कॉटन, यहाँ पे भी 33 रुपीज के आसपास चल रहा है। वहां भी हमको लग रहा है कि 40-45 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। तो पूरा टेक्सटाइल स्पेस में हम ऑलमोस्ट जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं उनमें लॉन्ग है। और अगर आप टेक्सटाइल पूरी अगर लिस्ट अगर एनएससी के शेयर्स की डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पिछले 2-3 क्वार्टर में सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में बढ़ी है और इसलिए ये तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, बढ़िया है। अक्षिता कॉटन, उस पर भी नज़र है। कुछ और शेयरों पर जरा जिक्र करते हैं, लेकिन एक बार एक दिग्गज एसबीआई में चूंकि 2-2.5% के आसपास की कमजोरी हो गई है और थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुमित जी, एसबीआई मतलब आज की गिरावट से क्या कुछ आपको स्पेशल दिख रहा है शेयर में, और क्या अपने बाइंग रेंज में आ रहा है शेयर? ये एसबीआई 625 रुपए के आसपास आ गया है। तो अब अभिषेक जी, द सेम रेंज वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, तो आज के लिए अभी भी मैं वेट यहाँ पे करूंगा। अगर यहाँ पे स्टॉक मुझे कहीं 620 के नीचे कभी भी क्लोजिंग मिल रहा है तो मेरा एक एग्जिट का सलाह रहेगा। टिल द टाइम आप इसे एक बार होल्ड कर सकते हैं। तो 620 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नो फ्रेश एंट्री। ठीक है, फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। 620 रुपए पर आप नजर बना के रखिए, वो स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा एसबीआई के शेयर में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर व्यू लेंगे और आपके लिए बीटीसी ट्रेड्स भी आगे हम थोड़ी देर में लेकर आएंगे। आप नहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इनफैक्ट जिन स्टॉक्स में आज थोड़ा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, क्या उनमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी या वहां पर भी फ्रिजल आउट हो सकते हैं अगेन? ऑटो और ऑटो एंसिलरी, ये पैक एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस वक्त। राहुल, स्पेशली ऑटो एंसिलरीज की आप बात करें तो जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स हो, कुछ फोर्जिंग काउंटर्स की बात हो, फियाम इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हो, क्या इनमें स्ट्रेंथ रहेगी? ये सस्टेन होंगी मूव्स या फिर एक बार के लिए इन्हें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं?
Maybe generally in terms of market, I would suggest profit booking, but specifically क्योंकि आप फीएम का बात किया, आप नोटिस करेंगे कि आज का कैंडल जो है एकदम सस्टेन नहीं कर पाया है। 2450 का हाई था और अभी 2298 पे चल रहा है, सो वेरी वेरी लार्ज कूल ऑफ फ्रॉम द हाइज। सो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग वुड बी माय सजेशन। अगर एक अग्रेसिव लॉन्ग लेना है स्पेसिफिकली फीएम में, आप 2200 के आसपास एक अग्रेसिव लॉन्ग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, 2200 पे लॉन्ग रखे, 2130 पे स्टॉप लॉस रखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू पीएम। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें स्टॉप लॉस को और होल्ड कर रखे पोजीशन, लेकिन एट द सेम टाइम राहुल को थोड़ी सी वीकनेस भी यहाँ दिखती है। लेकिन जिस तरह से एनर्जी पैक और स्पेशली ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हो, ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ओएनजीसी हो, इनमें क्या करना चाहिए अंशुल? इनमें आज जो स्ट्रेंथ दिख रही है, और अब तो काफ़ी हद तक इस डिबेट पर कि रेट कट्स होंगे नहीं होंगे, फ्यूल प्राइस कट्स होंगे या नहीं होंगे, ओएमसीज ने एक मार झेल ली है। लेकिन ये भी एट द सेम टाइम सही बात है कि ओएनजीसी हो, ऑल मार्केटिंग काउंटर्स हो, पीएसयू स्पेस की एक बास्केट है जहां पर अब भी वैल्यूएशन काफ़ी कैचअप कर सकती हैं। क्या इस स्पेस में आपको स्ट्रेंथ दिखती है? आप लॉन्ग्स में रहेंगे इन स्पेस में? देखिए, मैं बिल्कुल लॉन्ग में रहूंगा इस स्पेस में। ओएनजीसी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है। हालांकि ओएनजीसी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है निफ्टी के अगेंस्ट, लेकिन एचपीसीएल में थोड़ा सा ज्यादा इस समय ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं हिंद पेट्रो पे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा लॉन्ग करने के लिए। करंट मार्केट प्राइसेस से यहाँ से 3-3.5% की अपमूव अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मिल सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है 28 दिसंबर को जो हाई लो बना था डेली चार्ट पे, उसी के अंदर हमने 6 दिन स्पेंड कर लिए और आज ब्रेकआउट की कोशिश की गई थी। मार्केट में इतनी कमजोरी होने के बाद भी 2% ऊपर है, तो यहाँ से 450 460 तक के टारगेट्स स्टॉक एक हफ्ते में दिखा सकता है। तो यहाँ से हिंद पेट्रो स्ट्रॉन्गेस्ट बेट रहेगा अगर आप ऑयल एंड गैस पैक की बात कर रहे हैं। राइट, तो आपको यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, इनफैक्ट ओएनजीसी भी अच्छा लगता है और ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स भी। एक बार अभिषेक से भी इस स्पेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले शरद से ये समझ लेते हैं कि वो इस वक्त खबर कहाँ लेकर आए हैं। शरद बताएं, कहाँ आया खबर गरम? जी बिल्कुल, हमारी जो बातचीत डीलर्स के साथ हो रही है वहाँ से पता चल रहा है कि रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया में जो है बाइंग देखने मिल रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। अगर वॉल्यूम्स की भी बात करें तो लगभग 4 टाइम्स 20 डे एवरेज की वॉल्यूम्स आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर होता है जिसे ट्रैक किया जाता है, वहाँ पे 100 डीएमए लेवल्स पे जो है आज कंपनी को क्रॉस किए हैं और अब जो आप कह सकते हैं 50, 100 और 200 डीएमए तीनों लेवल्स के ऊपर जो है स्टॉक प्राइस आ गया है। अगर डीआईज जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बड़े दिग्गज डीआईज, वो इंक्लूड करते हैं आपके निप्पॉन म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड। और चैनल चेक से पता चल रहा है कि दिसंबर क्वार्टर के जब नए शेयर होल्डिंग अपडेटेड जो पैटर्न आता है शेयर होल्डिंग का, वो अपडेट होगा तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंटली चैनल चेक के बारे में बात करें तो वित्त साल 2024 में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है कि लगभग 6% रहेगा। दूसरे तिमाही में ये आंकड़ा 3.5% का था, तो ये यहाँ पे थोड़ी बढ़ सकती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, लेकिन मार्जिन्स थोड़े दबाव में रह सकते हैं, दबाव में। क्योंकि मैंने दबे क्यों बोला, आई स्टार्ट अगेन। हाँ, इंग्लिश हिंदी में नहीं शरद, बिल्कुल ठीक था, स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपने बताया बिल्कुल मुकम्मल तरीके से समझ में आ गया। इस पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी ले लेंगे। 2.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक व्यू टेक्निकल जरा इसके देख के बताइए आप राहुल। रेस्टोरेंट ब्रांड्स अभी 2.5% ऊपर दिख रहा है, हालांकि आगे मार्जिन पर थोड़े से प्रेशर की आशंका है, लेकिन 100 डीएमए के ऊपर जाकर शेयर कारोबार कर रहा है। यहाँ से चार्ट्स आपको कितने अच्छे लग रहे हैं? तो इन ये इस तरह के फॉलोइंग मार्केट में अगर आप देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर वाइज, ये स्टॉक फिर भी अच्छा लग रहा है। इवन दो हाई से कूल ऑफ हुआ है, क्लोज टू 116 117 ट्रेड कर रहा है, जो पिछला हाई था उसके ऊपर ही है। तो जो लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि अभी होल्ड नहीं करना चाहिए। मैं उनको एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ 109 रुपए का। तो 109 का स्टॉप लॉस रख के आप ऊपर की साइड में होल्ड कीजिए। एग्जिट करना अभी इमीडिएटली का सजेशन नहीं होगा मेरी साइड से। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया होल्ड करने की सलाह है। लेकिन इसी स्पेस से एक जुड़ा हुआ स्पेस एफएमसीजी, आज हम देख रहे हैं कि शेयर कमज़ोर हैं।
आपको तमाम स्टॉक्स में गिरावट दिखेगी। मैरिको में आज हमने नरमी देखी, थोड़ी थोड़ी से हमें देखने की हल्की से रिकवर करें, लेकिन कोई बहुत सुधार हमें दिख नहीं रहा है। और वजह यह है कि बिजनेस अपडेट्स कमज़ोर आए एफएमसीजी कंपनीज़ के। कौन सी कंपनी में क्या दिक्कतें हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको छांट कर लेकर आई हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बताइए प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी कंपनीज में क्या दिक्कतें हैं, वो आप हाईलाइट कर दीजिए। तो कंजम्पशन के Q3 की ट्रेंड्स बात करें तो काफ़ी कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ है। रूरल ग्रोथ अभी भी वीकनेस लग रही है और ये मेन कमेंट्री आ रही है कि रूरल ग्रोथ में कुछ अपटिक नहीं दिखा है। फेस्टिव सीजन ने रूरल ग्रोथ में कुछ अपटिक भी नहीं दिखाया है। तो पहले ओवरऑल एफएमसीजी की बात करते हैं। तो डाबर के जो Q3 अपडेट आई, वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने हाईलाइट किया, मिड टू हाई सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ होगा। वॉल्यूम ग्रोथ मेनली ये टाइम लार्जली वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही था डाबर के लिए, और रूरल की कमेंट्री वीकनेस वहां पे अभी दिख रही है। मैरिको की बात करें तो वहां पे लो सिंगल डिजिट की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू ग्रोथ में, इसीलिए प्रेशर भी दिख रहा है स्टॉक प्राइस पे। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में इंक्रीज होगी, रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन थी, माइल्ड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम ग्रोथ में, और रूरल की कमेंट्री यहाँ पे भी वीक है। जीसीपीएल की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ है, रुपी रेवेन्यू ग्रोथ, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड लो सिंगल डिजिट की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है वहाँ पे, पर वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पे यहाँ पे भी मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ ये तीन की ट्रेंड अभी तक देखें तो क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है, पॉजिटिव फ्रंट पे है, पर रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्टेड है, स्पेशली मैरिको से और जीसीपीएल से। सिमिलरली अडानी विल्मर में भी रेवेन्यू की शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 15% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू ग्रोथ में, और वॉल्यूम्स की 6% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर यहाँ पे रूरल कमेंट्री है थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, ट्रैजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट है, और रूरल सेल्स बता रहे हैं कि रोबस्ट थे कंपनी के लिए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही ट्रेंड चलते रहेगा आगे जाते हुए भी। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स में बात करें तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और नायका की बात करते हैं। टाइटन की बात करें तो यहाँ पे टाइटन का रेवेन्यू ग्रोथ है 22% पे, वाइल कल्याण का रेवेन्यू ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल पे है 33% पे। टाइटन ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट की हुई है कि गोल्ड कॉइन्स की सेल ज़्यादा थी वर्सेस स्टडेड ज्वेलरी, और ये है डिस्पाइट फेस्टिव सीजन, डिस्पाइट वेडिंग सीजन जो चल रहा है, फिर भी ये ग्रोथ ज़्यादा गोल्ड कॉइन में दिख रही थी वर्सेस स्टडेड ज्वेलरी। तो स्टडेड ज्वेलरी का मार्जिन नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो मे बी मार्जिन उसकी वजह से थोड़े सबड्यूड रह सकते हैं वर्सेस लास्ट ईयर। ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। पर यस, ये हाईलाइट्स आ रही है। ज्वेलरी बिजनेस में ओवरऑल 23% की ग्रोथ देखी है टाइटन ने। ओवरऑल ये है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बिजनेस। आई केयर के बिजनेस में 3% की डिक्लाइन है, वॉचेस में 21% की ग्रोथ दिख रही है, और वॉचेस की जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो थोड़ा सबड्यूड एक्सपेक्टेड है। तो यस, टाइटन की जो अपडेट थी थोड़ी मॉडरेट इनलाइन अपडेट ही बोल सकते हैं, पर कल्याण की अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 33% ग्रोथ है वहाँ पे। वो बोल रहे हैं फुटफॉल्स भी उनके लिए इंप्रूव हो रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है टाइटन वर्सेस कल्याण ज्वेलर्स में रिटेल साइड पे। उसके अलावा डीमार्ट की कुछ अच्छी अपडेट नहीं आई हुई थी Q3 में। रेवेन्यू ग्रोथ था 17% का, पर मेन हाईलाइट थी कि स्लोअर पेस स्टोर एडिशन है, रिकवरी नहीं दिख रही है अपैरल्स में, और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है डीमार्ट पे। नायका में ओवरऑल देखें तो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड है लो 20% की ग्रोथ में एक्सपेक्टेड है। बिजनेस पर्सनल केयर सेगमेंट जो देखें, ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, आई बेग योर पार्डन, वो है एक्सपेक्टेड है मिड 20s में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और फैशन बिजनेस में भी अराउंड 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये राउंड अप दिख रहा है अभी कंजम्पशन स्पेस का, और आगे जाते हुए देखेंगे कि ट्रेंड कैसे पकड़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो ये तमाम कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स कैसे आए हैं, कहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हैं और कहाँ पर कुछ राहत है, वो बताते हुए विनी। निश्चित तौर पर टाइटन को लेकर उतनी दिक्कतें हमने नहीं देखी हैं, और पिछले साल भर में स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है। जीसीपीएल में भी ठीक ठाक, मतलब अगर आप इंडेक्स से तुलना करेंगे तो उसी तरह की चाल रही है। लेकिन एक जो दिक्कत है उन प्लेयर्स के लिए जिनका रूरल एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, उन पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, जैसे कि मैरिको या फिर डाबर, ये शेयर बिल्कुल इन्होंने निराश किया, परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ की वहाँ पर चिंता है, और दूसरी चिंता कहीं न कहीं रूरल जो ग्रोथ जो पिकअप कर रही थी, कुछ कंपनीज की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ठीक हो रही है, उसको लेकर चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। तो ये पेन पॉइंट है इनमें। अगर आप साल भर में देखेंगे तो मैरिको ने, डाबर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, थोड़े थोड़े नेगेटिव ही आपको ये दोनों के दोनों शेयर दिखेंगे। अभिषेक, क्या करें इन शेयरों में? अगर हम दो खेमे में बांट लें, एक जो थोड़ा सा अर्बन फोकस वाली कंपनियां हैं रूरल, और दूसरी रूरल फोकस वाली, क्या दोनों के लिए अलग अप्रोच रखें? अगर हाँ, तो अभी क्या विदिन पोर्टफोलियो चरने की ज़रूरत है कि रूरल वाले से हट के कम अर्बन वाले में ज़्यादा सेफ्टी नेट मिल जाएगा?
नहीं अभिषेक, मैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लूंगा। मेरा ये व्यू है कि दिसंबर से जितना हमने चैनल चेक किया है, रूरल में पिकअप दिख रहा है। और राइट नाउ अगर आपको रहना है तो दोनों ही एफएमसीजी कंपनीज राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 साल से हार्डली कुछ परफॉर्मेंस किया है। तो अगर आप मैरिको वगैरह आप दूसरे प्लेयर्स भी देखेंगे, डाबर, मैरिको, तो लगता यही है कि आप यहाँ से मेरे को स्टॉक्स ने भी कोई अंडर परफॉर्म नहीं किया है राइट नाउ। तो और दिसंबर से देयर इज बीन अ पिकअप। अभी इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में जनरली देखा जाता है रूरल में इलेक्शन के जैसे जैसे पास जाते हैं वहां पे आप लिक्विडिटी के इम्पैक्ट के कारण और दूसरे इम्पैक्ट्स के कारण थोड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो हो सकता है एफएमसीजी में रिलेटिवली कम मिलता है, बट एफएमसीजी भी एक सेक्टर है जिसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है जब सिस्टम में कैश आता है। तो आप अगर इसका थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बनाएंगे तो मेरे को लगता है कि आप रादर देन लुकिंग एट कंपनीज एज ए शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये सब वीकनेस में आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अर्बन में जैसा मैं बोल रहा था कि अर्बन में अभी भी डिमांड डिसेंट ही है और एक्सपेक्टेड यही है कि Q4 भी डिसेंट ही रहेगा। तो आप एक इसमें आप पोर्टफोलियो ऑफ एफएमसीजी कंपनीज बना सकते हैं और उसमें आप रिलेटिवली आप जो जो स्टॉक्स को आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। बट मेरा व्यू यही है कि रूरल डिमांड इतनी खराब नहीं है जितना मार्केट फियर कर रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्राइस में डिस्कस्ड है राइट नाउ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन कंपनीज में नीचे जाके, क्योंकि गोदरेज है जैसे आप मैं बोल रहा हूँ, गोदरेज में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है राइट नाउ। तो रूरल इट्स मेनली हेज काइंड ऑफ थिंग है राइट नाउ। और आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं आया है राइट नाउ तो उसका आप ये देखिए कि छोटे पैक्स कम बिक रहे हैं, लॉन्ग पैक्स में लॉन्गर वॉल्यूम में ज्यादा पिकअप आने लग गया है राइट नाउ। तो वो भी एक मार्जिन एक्रेटिव ही है। तो आई वोंट गिव अ सेल रेटिंग जस्ट बिकॉज दिस क्वार्टरली अपडेट इज वीक। ठीक है, बढ़िया है अभिषेक, आपके भी चैनल चेक्स बड़े काम के होते हैं और निश्चित तौर पर ज़रूरी है मतलब कि एक ही व्यू से ना चलें, कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो हो रही हैं आप उनसे दर्शकों को वाकिफ़ करा दें। तो ये रहा एफएमसीजी पर ये पूरा का पूरा अपडेट और ये चर्चा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि सरकार माइनिंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए क्या है पूरी खबर और कौन सी कंपनीज ये होंगी, किस कैटेगरी में आई जिनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा? देखिए, माइनिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार माइनिंग सेक्टर में जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि खासकर वैसे इक्विपमेंट्स जिनका इस्तेमाल मिनरल ब्लॉक माइनिंग में किए जाएंगे उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की योजना है और माइंस मंत्रालय ने ऐसे प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि करीब 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और सरकार की योजना ये है कि अगले 4 से 5 महीने के दौरान इस संख्या को बढ़ाकर 100 करना है। ऐसे में माइंस मंत्रालय के ये अनुमान है कि भारी मात्रा में जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल मिनरल ब्लॉक माइनिंग में किए जाएंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा सरकार की योजना ये है कि इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे जो स्कीम है उस पर चर्चा चल रही है और उसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि फर्स्ट ट्रांच का जो ऑक्शन है उसके कंप्लीट होने के बाद जो फीडबैक इंडस्ट्री की तरफ से मिलेगा या जो इंटरेस्ट देखने को मिलेगा उसके आधार पर ये जो प्रपोजल है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव है दरअसल कोल मंत्रालय के तर्ज पर कोल सेक्टर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि एक हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि जो हैवी मशीनरी है जिसका इस्तेमाल कोल माइनिंग के लिए किया जा रहा है उसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। उसी तर्ज पे मिनरल माइनिंग के लिए भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की योजना तैयार की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये माइनिंग सेक्टर के लिए भी और जो कंपनीज उनके लिए मशीनरी प्रोवाइड करती हैं उनके लिए भी एक बड़ी हम कह सकते हैं कि राहत की खबर होगी। बीईएमएल हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास के मूव्स हैं अभी।
चलिए 3:15 बज गए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फटाफट अब ये जानेंगे कि चूंकि बाजार अब दिन के निचले स्तर पर है, 21,500 के बेहद करीब है निफ्टी इस वक्त, 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। तो स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, BTST या फिर STBT करके? आज का जो लो है 21,499.05, यानी कि एक बार छोटा सा ही सही लेकिन टूटा जरूर है 21,500 का स्तर। बाजार को भी समझेंगे और स्टॉक्स भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बाजार 21,500 के नियर बहुत पास पहुंच चुका है। अब ये वॉच आउट करना होगा कि अगर इसे यहाँ ब्रीच करता है और हम इसी वीकनेस के साथ जाते हैं तो कितना और डैमेज देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच में कौन से सेक्टर्स हैं जहां स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसी हफ्ते में IT बड़ी कंपनियों के नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। इन्फोसिस, विप्रो, TCS और HCL टेक, चारों के नंबर्स इसी हफ्ते हैं, और उसके बाद फॉलोड बाय मिड कैप IT कंपनीज के भी। इनफैक्ट IT कंपनीज के नंबर से इस पर एक्सपेक्टेशन क्या लगाई जा सकती है, क्योंकि सीजनली थर्ड क्वार्टर थोड़ा वीक क्वार्टर भी रहता है, और जो कमेंट्री में मेन न्यू लार्ज डील्स, बिग विन डील्स, इसकी बात बार बार हो रही थी कि वहाँ थोड़े चैलेंजेस हैं, उनको जरूर बाजार वॉच आउट करना चाहेगा। लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं, क्योंकि सारे काउंटर्स FNO काउंटर्स भी हैं, और इस वक्त वहाँ किस तरह की पोजीशनिंग दिख रही है। भले ही थोड़ी वीकनेस हमें बाजार में निफ्टी में बहुत, बैंक निफ्टी में बड़ी दिख रही हो, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा बाउट आपको पीस स्पेसेस पे भी दिख रहा हो, लेकिन इस वक्त IT स्टॉक्स को कैसे आप अप्रोच करेंगे राहुल? Rahul? Yeah, please unmute yourself. I'm sorry. So IT stock, specifically TCS, has come into a nice buy level which has a small stop loss. तो अगर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हैं तो TCS में हम देख सकते हैं बाइंग लेवल इज एट 3561, जो अभी 3% दूर है। 3561 पे लॉन्ग कर सकते हैं TCS को। ये जो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट हो रहा है ये पर्टिकुलर लेवल, तो 3560 3561 पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3500 का, और अपसाइड के लिए स्पेसिफिकली प्ले कर सकते हैं। इसे इसको बाय करने की यहाँ रिकमेंडेशन कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी अभिषेक थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो FMCG, स्पेशली मिड कैप FMCG में इतनी बड़ी पोजीशनिंग नहीं देखते हैं, तो उन्हें मौके कहाँ दिख रहे हैं जहाँ ऑलरेडी अगर प्राइस्ड इन है अभिषेक, बहुत हद तक नेगेटिविटी, रूरल कंजम्पशन, रूरल ग्रीन शूट्स कई बार बात होती है, तो आप यहाँ बायर कौन से स्टॉक में होंगे? और अब तो अच्छे खासे लोअर प्राइस पे दिख भी रहे हैं स्टॉक्स। कहाँ मौका ढूंढेंगे अभिषेक? अभिषेक, इफ यू कैन हियर मी। Yeah, I can hear you. Sorry, I missed out. हाँ, point. मैं ये पूछ रही थी आप, तो उससे पहले एक बार मार्क कर दें कि 21,500 को हमने ब्रीच तो करा है। एक बार देखना होगा क्या हम यहाँ पर कुछ समय बिताते हैं, और 21,450 के पास इनफैक्ट एक लेवल, क्रूशियल लेवल है जिस पर वॉच आउट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट स्टार्ट में बता रहे थे। मैं लेकिन अभिषेक से मैं समझ रही थी क्विकली कि इस गिरावट में मौका कहाँ ढूंढेंगे आप अभिषेक बाय करने के लिए, एक्यूमुलेशन जोन में जो दिख रहे हो? मेरे को लगता है ये भाव पे अगर आपको अभी थोड़ा वेट कीजिए ना मैम, कैश का बढ़ोतरी कीजिए राइट नाउ, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के रखिए। हम भी बहुत ही सिलेक्टिव, हमें लगता है कि अभी जैसे वी थिंक अभी अगर आपको देखना है तो जो एक यूरोप एक्सपोर्ट थी, मेरे को लगता है यूरोप में कुछ रिकवरी दिखनी चाहिए राइट नाउ। US में भी कुछ ग्रीन शूट्स दिखे हैं राइट नाउ, तो उसका एक IT को बेनिफिट मिल सकता है, बट ये कमेंट्री सुनना जरूरी है राइट नाउ। फार्मा स्पेस है, बहुत सेलेक्टिव बाइंग करनी चाहिए राइट नाउ अगर किसी को लेना ही है राइट। तो थॉमस कुक जैसे एक स्टॉक हो गया, या मैरिको भी, मेरे को नहीं लगता है कि मैरिको में यहाँ से डाउनसाइड कुछ ज्यादा कुछ होनी चाहिए। फिर वैभव ग्लोबल है, देयर आर कंपनीज जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, बहुत ही जहाँ पे कुछ हम कॉन्फिडेंट है कि भाई जहाँ पे दिस क्वार्टर्स में भी ठीक ठाक नतीजे आएंगे और अगले 6 महीने तक भी वो दिख रही है, तो वो एक आपको व्यू बनाना चाहिए, और उसी में वही उन्हीं स्टॉक्स में आपको बहुत ही सेलेक्टिव, यहाँ पे अगर आप कैश एक्सपोजर बढ़ाएंगे अपना तो भी कोई मेरे को वो नहीं है राइट नाउ, बट डेफिनेटली आप एग्रेसिव लॉन्ग्स तो अवॉइड करने चाहिए। अभिषेक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग व्यू है कि जरूरी थोड़ी ना कंपल्सिव ट्रेडर बनना ही है कि आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही है, आप लेवल्स का इंतजार कर लें। इस वक्त बाजार बाय जोन में नहीं दिख रहा है अभिषेक को, और इनफैक्ट
इस क्रूशियल लेवल को वॉच आउट भी कर लेना चाहिए। 21,500 जिसकी बात की जा रही है कि अगर वो टूटता है तो फर्दर और स्लाइड हो सकता है। बाजार एक बार के लिए 21,500 के नीचे गया, भले कुछ पॉइंट से ऊपर रिकवर हुआ है, लेकिन क्या हम ऑलरेडी वीक टेरिटरी में जा रहे हैं? अंशुल का थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड व्यू था, इसलिए मैं उनसे समझना चाहूंगी। अंशुल, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या लेकर जाएंगे? देखिए, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो मैंने शो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हैं और डेली पे 20 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस वीक का जो लो था 47,476 उसके नीचे किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं है। तो मेरे को अगर शॉर्ट करना है तो मैं 47,400 टूटने का वेट करूंगा या मैं बाउंस बैक का वेट करूंगा 47,900 तक का। ये दो लेवल होंगे जहां मैं शॉर्टिंग के लिए इंक्लाइन होऊंगा। फिलहाल के लिए एक बीटीएसटी ट्रेड मेरे को दिख रहा है टीवीएस मोटर्स में। अगर पिछले 5 हफ्ते में देखें तो एकदम टाइटली क्लोज्ड है 2045 के आसपास। इसके हर वीकली क्लोज ये 2045 के आसपास दे रहा है, इससे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज के सेशन में ओपन ऑलमोस्ट ओपन लो था और डे हाई के पास क्लोज हो रहा है, तो 2045 पे ये बीटीएसटी रहेगा। 2125 इसका टारगेट रहेगा जो 2 से 3 दिन में अचीव होगा। अगर इमीडिएट कल का टारगेट पकड़े तो 2075 का रहेगा। ठीक है, टीवीएस मोटर में बीटीएसटी ट्रेड अंशुल की तरफ से। बाजार में हम देखने की कमजोरी है, 21,500 को ब्रेक करके उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 21,509 पर आपको दिखेगा। राहुल जी, आपकी तरफ से बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स कौन से होंगे? कहाँ नजर आपकी गई है अभी? तो क्योंकि हम लोग 21,500 के बहुत ही पास है, एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग ट्रेड में सजेस्ट कर रहा हूँ बीटीएसटी के लिए। डीईएन डेन करके एंटरटेनमेंट सेक्टर में है, तो डीईएन लॉन्ग कर सकते हैं। 6360 पे चल रहा है, 63 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, और अपसाइड के लिए बीटीएसटी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। कौन सा आपने? डेन नेटवर्क्स बोला? डीएन, यस, डेन। राहुल जी? हाँ जी, डेन। ठीक है, ठीक है। डेन नेटवर्क्स 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 64 रुपये के आसपास। डॉक्टर लाल पैथ लैब 2,500 रुपये वाले स्तर के आसपास फिर से ये आ गया शेयर। आज 3.5% के आसपास ही गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसमें एसटीबीटी के मौके बन रहे हैं क्या अंशुल? लाल पैथ लैब में वीकली चार्ट पे कप कैंडल का ब्रेकआउट था 2510 रुपए पे, और ये 2 बार उसको रीटेस्ट कर चुका है लेवल, और आज थर्ड टाइम उसको रीटेस्ट करने आया है। तो जनरली थर्ड टाइम जब हम किसी लेवल को टेस्ट करते हैं तो वो टूटने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो जरूर इसमें एसटीबीटी किया जा सकता है। इमीडिएट जो स्विंग लो था 2447 ये टारगेट रहेगा, और अगर 2447 नहीं बचा पाता है स्टॉक तो फिर इसमें पैटर्न का फेलियर होगा और थोड़े से बड़े टारगेट 2160 की तरफ चलेगा। तो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ फेलियर है बुलिश ब्रेकआउट, एसटीबीटी लेके जाना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है, आप इसमें एसटीबीटी लेके जाएंगे। लेकिन सुमित, रेलवे के कई काउंटर्स और इनफैक्ट रेलवे कैपेक्स के भी जो काउंटर्स हैं वहां पर मूव है ऑलरेडी, रेलवे इंफ्रा के भी कुछ काउंटर्स। क्या इनमें ये मूव सस्टेन करेंगे या एक बार के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी आप सलाह दे रहे हैं? कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, रिसेंटली आईआरसीटीसी में काफी अच्छा फॉल आया, काफी अच्छा एक गेन हुआ था, तो लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आप देखिए कंटिन्यूअसली फ्रॉम द 900 टू 910 जो लेवल से वो सस्टेन नहीं हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे एक वीकली देखेंगे तो 930 का जो लेवल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, या फिर दूसरा रास्ता रहता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। सो 895 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल द टाइम यू कैन होल्ड वंस, बट नो फ्रेश पोजीशन एज ऑफ नाउ टिल द टाइम 930 सस्टेन्स। ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा सा आप ठीक है, ओके, सस्टेन करेंगे लेवल, सो ही आप होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। राहुल, मेटल सेक्टर्स में कैसे स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से वापस आ रहा है, मेटल भी सस्टेन नहीं कर पा रहे मूव। इनफैक्ट मेटल में आप चाहें तो स्प्लिट रख सकते हैं, आप स्टील को अलग रख सकते हैं, हिंडाल्को, नैल्को इनको अलग रख सकते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब पर अलग व्यू रख सकते हैं। एक्चुअली हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील तीनों के चार्ट नेगेटिव साइड पे ही इशारा कर रहा है, तो ज्यादा डाउनफॉल ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक बाई लेवल है, बट एटलीस्ट अनदर 4-5% ऑफ पेन चार्ट्स पे दिख रहा है, तो बायर नहीं बनेंगे। स्पेसिफिकली हिंडाल्को की अगर बात करें
अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहते 562 जो अभी भी 3-3.5% दूर है, 562 पे बाय कर सकते हैं, बट तब तक आई वुडेंट एडवाइस गोइंग लॉन्ग। 562 पर बाय करेंगे हिंडाल्को को। और एक और शेयर बाटा में हम कमज़ोरी देख रहे हैं और 1600 रुपये को ब्रेक किया है, अब 2% के आसपास की कमज़ोरी है। सुमित जी, बाटा क्या और कमज़ोर यहाँ से होगा शेयर ये? जी बिल्कुल, आप देखिए पिछले वीक भी स्टॉक ने ट्राई किया था, एक अप्रोच किया था हाई टच करने के लिए, लेकिन काफी अच्छा एक ब्रेकडाउन आया था। आज वही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। सो 1580 विल बी द लास्ट सपोर्ट एरिया। अगर ये 1580 को ब्रेक कर रहा है तो हमें लग रहा है कि ये पिछला अपना जो स्विंग है उसको ब्रेक कर सकता है टिल द लेवल ऑफ 1530। तो यहाँ पे बिल्कुल एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी आप बना सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 1605 का। 1605 का स्टॉप लॉस। अब 3 मिनट के आसपास का समय रह गया बाजार बंद होने में और ट्रेड इनिशिएट तो नहीं ही करना चाहिए, लेकिन व्यू ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपके लिए कल वो काम आ जाएगा। आज कमजोरी के बाजार में भी अगर आप वायदा के शेयरों को देखेंगे तो GMR एयरपोर्ट का शेयर 4% ऊपर है और इसमें मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बना हुआ है। GQG ने इसमें पैसे डाले थे और अब 87-88 रुपये का भाव इसमें है। GMR एयरपोर्ट को बस बता दीजिए राहुल कि इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है। ओके, GMR एयरपोर्ट्स आज का मूव में अनपर्टर्ब रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये जो अप मूव आया है ना हाल ही में, यहाँ पे कुछ दिन बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स देखने को मिले, तो लॉन्ग साइड पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। इनफैक्ट कल जो प्रॉफिट बुकिंग, कल मतलब फ्राइडे को जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उसको एक एनगल्फिंग कैंडल ने कंप्लीटली नेगेट कर दिया है। तो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा करेक्शन भी होता है 83-82 लेवल्स पे एक बाय जोन है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। तो GMR एयरपोर्ट से एक बड़ी मूव के बाद भी यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार पर इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि 21,500 टूटने की बात जो हो रही थी, फिलहाल एक बार के लिए नीचे ब्रीच हुआ, लेकिन ऊपर इंच बैक भी हुआ। देखना होगा कि कल हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज हम एक वीकनेस के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या फर्दर वीकनेस दिख सकती है या यहाँ से एक बाउंस बैक का ट्रेड भी दिख सकता है। बैंक्स आप देखें तो आज सारे बैंक्स ने बाजार को नीचे खींचने का काम, वीकनेस और बढ़ाने का काम किया है, और बैंक ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था कि आप निफ्टी पे भी एक डेंट देख रहे हैं। बंधन बैंक 7.5%, जो बैंक्स में सबसे ज़्यादा जो फॉल्टी बैंक्स रहे हैं। फेडरल बैंक में 2.5%, SBI 2% वीक रहा है, PNB जैसे बैंक्स, और इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी 1.5% वीक रहे हैं। HDFC बैंक में भी 1.25% की यहाँ वीकनेस है, और इनफैक्ट आप बात करें तो दूसरे बड़े हैवी वेट की वो भी 1% वीक है, ICICI बैंक। सो बैंक्स बड़े ड्रैगर, जिसके वजह से आपने निफ्टी पर भी एक आज ड्रैग देखा। लेकिन स्पेसेस कौन से हैं जिन्होंने सपोर्ट भी दिया है या जो इस बाजार में भी स्ट्रेंथ का काम कर रहे हैं, उसमें क्लियरली एनर्जी पैक के कई सारे काउंटर्स हैं। निफ्टी के आप पहले टॉप 5 या टॉप 10 काउंटर्स की बात करें तो उसमें ONGC जैसे काउंटर्स, BPCL जैसे काउंटर्स मूव में है, और साथ ही IT के काउंटर्स में HCL टेक जैसे काउंटर्स में भी मूव बनी हुई है। PSU बास्केट में भी आपको सेलिंग दिख रही है, लेकिन पावर PSU में इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट NTPC भी यहाँ से 0.5% तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट बैंक्स भले ही नेगेटिव हो, लेकिन आप NBFCs को देखें, फाइनेंस काउंटर्स को देखें, तो वो इतनी बड़ी वीकनेस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वीक कौन कौन से काउंटर? केमिकल स्पेस क्लियरली लगाट दिख रहा है। UPL टॉप लूजर भी है, 2.5% की गिरावट वहाँ, और इनफैक्ट आप दूसरे FNO काउंटर्स को, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, SRF हो, सभी को देखें तो उसमें 2 से 4% का फॉल हर जगह है। नवीन फ्लोरीन तो इनफैक्ट 5.5%, लगभग 6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑटो पैक में भी आपको इनफैक्ट गिरावट के थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। अपर लेवल्स पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी प्रॉफिट बुकिंग कहां तक स्लाइड कर सकती है बाजार को, इसे वॉच जरूर करना पड़ेगा। लेकिन शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स ने इंडिकेट भी किया, कोई जल्दबाजी मत करें खरीदने की, अभी भी आपको लोअर लेवल्स में मिल जाएगा। कैश में रहिए, अच्छे लेवल्स पर ही आप काम करें, ठीक है। लेकिन 3:30 बजे कल की तैयारी में मनीष जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए काम बढ़ गया अब